बच्चों कक्षा 12 के इतिहास में कुल 3 पुस्तकें हैं और इसका जो प्रथम भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इस पुस्तक का पहला अध्याय है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों नगरों का आपने नाम सुना होगा। 1920 के दशक में इन दोनों को उत्खनन से प्राप्त किया और एक अनूठी सभ्यता हमारे सामने आई। अपनी शानदार नगर नियोजन व्यवस्था, जल निकासी की बहुत शानदार व्यवस्था, इसकी सड़कें, इसकी नालियाँ, इसकी गलियाँ, ये सब अपने अनूठेपन की कहानी को बयां करती थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई जिनको पुरावस्तुएं कहा जाता है, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु थी, जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी, वो थी हड़प्पाई मोहर। आइए बच्चों, हम हड़प्पाई मोहर को देखते हैं। देखिए ये एक हड़प्पाई मोहर है। इस हड़प्पाई मोहर के अंदर आपको यहाँ पर ये कुछ लाइनें सी दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मछली जैसी एक संरचना भी है। ये वाकई में मछली नहीं है, ये हड़प्पाई लिपि है। ये लिपि इस पर उत्कीर्ण की हुई है और इसके नीचे आप देखोगे कि एक जानवर का चित्र है। ये इस पे जानवर का चित्र है, ये वाला एक सींग वाला जानवर है बच्चों, ये रहा। और इसके आगे एक बर्तन भी बना हुआ है जो शायद एक नांद है जिसके अंदर ये चरता होगा। ये जो लिपि है हड़प्पाई लिपि बच्चों, ये अभी तक अपठित है, ये समझ में नहीं आई है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लेकिन ऐसा माना गया है कि जो मोहरें थी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को भेजने के काम में ली जाती थी। यानी एक थैले के अंदर सामान रख करके और फिर उस पर मिट्टी, गीली मिट्टी लगा करके उसके मुंह पर और इस मोहर से छाप करके सामान को भेजा जाता था और वो दूसरी जगह पे अक्षुण अवस्था में यानी ठीक अवस्था में पहुंच जाता होगा। अब इसमें इस मोहर का क्या योगदान था? ये जो मोहर है इसमें ऐसा माना जाता है कि ये जो इसका हिस्सा है हड़प्पाई लिपि वाला, ये शायद प्रेषक का नाम और उसकी पदवी रहे होंगे और जो नीचे जानवर है ये जानवर पहचान के लिए, यानी कोई अनपढ़ व्यक्ति भी पहचान ले, इसलिए ये जानवर इसमें उत्कीर्ण है। ये जो मोहरें थी ये सैलखड़ी नामक पदार्थ से बनाई जाती थी। सैलखड़ी नामक जो कि पत्थर होता था, बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान के दक्षिणी भाग में और गुजरात के उत्तरी भाग में ये सैलखड़ी नामक पत्थर पाया जाता है। इस पत्थर से इन मोहरों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पुरावस्तुएं हैं जो हड़प्पाई सभ्यता को बयां करती है, उसके बारे में बताती हैं। जैसे बहुत सारे मृदभांड हैं, बहुत सारे आवास हैं, आभूषण हैं, औजार हैं। ये सब हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं। और आप देखेंगे कि एक लंबी दूरी से, यानी अफगानिस्तान से प्रारंभ होकर के और चाहे वो जम्मू में हो, चाहे पाकिस्तान वाला इलाका हो, चाहे वो गुजरात में हो, सभी स्थानों पर ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। आभूषण, औजार, मृदभांड, आवास, हड़प्पाई मोहर, एक बहुत लंबी दूरी में ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात जैसी लंबी दूरी के क्षेत्रों में भी मिली हैं। अब देखो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? बच्चों यूं तो बाद में बहुत सारे स्थान उत्खनन से प्राप्त हुए, जैसे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, सुतका-गैंडोर है, बहुत सारे स्थान। लेकिन प्रारंभ में खोजा गया स्थान हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर संस्कृति सबसे पहली बार खोजी गई थी उसके नाम पर किया गया। इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। यद्यपि इसके और भी नाम हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी सिंधु नदी के क्षेत्र में, यानी उसके जो घाटी वाला जो क्षेत्र था
उसके अंदर ही इस सभ्यता का विकास हुआ, वहीं पर यह सभ्यता पनपी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कालांतर में इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पड़ा, क्योंकि सरस्वती नदी के क्षेत्र में भी उसके जो किनारे वाले क्षेत्र है वहां पर भी यह सभ्यता पनपी, इसलिए इसको इसमें सरस्वती शब्द भी जोड़ दिया गया और ये सिंधु सरस्वती सभ्यता कहलाई। यद्यपि बाद में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, वो अब है नहीं। इसके अलावा इस सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व में भी उन स्थानों पर सभ्यता थी, ऐसे प्रमाण पाए गए हैं, जिसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी ये जो सभ्यता थी, इससे पहले भी वहां लोग रहते थे, और वो जो लोग थे उनका जीवन यापन का तरीका, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, वो सब पता लगाया गया। वो इस हड़प्पा सभ्यता से पहले वाली जो सभ्यता कहलाई, उसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और उसके बाद में भी, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी सभ्यता चली और कुछ नए स्थान भी आए प्रकाश में, उसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब देखिए, इसके स्थानों के बारे में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थान कौन कौन से थे। तो देखिए, ये रहा हड़प्पा, जहां से ये सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद में देखिए मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्नूदड़ो, बालाकोट, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, सुतकागेंडोर, ये सब हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र हैं। यानी इस क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ। आप देखिए, ये बहुत लंबे क्षेत्र की सभ्यता है। इधर भी है, ये बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है। अनेक उत्खनन से प्राप्त जो शहर हैं वो इस सभ्यता के विस्तार को बताते हैं। अब हम ये माने कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो देखिए आप, इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी भाग है वो मांडा नामक स्थान को माना गया है, जो कि जम्मू में है। और सबसे दक्षिणी भाग जो है वो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। यद्यपि इसके मांडा के उत्तर में भी एक स्थान है, शोरतुगई, जो कि अफगानिस्तान में है, लेकिन इसको एक व्यापारिक केंद्र ही माना गया, सभ्यता के विस्तार में नहीं माना गया, इसलिए सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा को ही माना जाता है। और मांडा से लेकर दैमाबाद की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है। इसी प्रकार से सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सुतकागेंडोर है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसका जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो कुल दूरी है वो 1600 किलोमीटर की है। यानी ये जो क्षेत्र, ये जो सभ्यता है, इसका पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो वो 1400 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक फैली हुई सभ्यता है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके समकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक है। इसके समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। इन दोनों की, अगर हम इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ लें तो हड़प्पा स्थलों का जो क्षेत्रफल है वो इनके क्षेत्रफल से भी कई गुना ज्यादा है। अब बात आता है संस्कृति, यानी हड़प्पा संस्कृति शब्द आया, ये संस्कृति शब्द क्यों लिया गया है? देखिए बच्चों, पुरावस्तुओं का एक ऐसा समूह जो एक विशिष्ट शैली की होती हैं और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में और एक निश्चित कालखंड में पाई जाती हैं, उनको एक संस्कृति शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे आप देखिए, पूरे हड़प्पाई क्षेत्र के अंदर एक जैसे मनके मिले हैं, एक जैसी मोहरें मिली हैं, एक जैसे बाट मिले हैं, एक जैसे फलक मिले हैं पत्थर के, पकी हुई ईंटें भी एक जैसी मिली हैं, एक ही आकार की। यानी ये सारी की सारी चीजें जो थी वो पूरे हड़प्पा क्षेत्र में एक समान थी, अतः वह एक संस्कृति के द्वारा आपस में संबद्ध की गई हैं। अब जैसे आपको मैं बात करूं पकी हुई ईंटें, आप पूरे हड़प्पाई क्षेत्र में देखेंगे कि जो पकी हुई ईंटें हैं इनका आकार एक
निश्चित अनुपात में ही होता था। जैसे कोई भी ईंट है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था वो 4:2:1 के अनुपात में ही पाया गया है। पूरे हड़प्पाई क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, यानी जो उसकी ऊंचाई है उससे उसकी चौड़ाई उससे दुगनी है, और जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की दुगनी है, या यूं भी कह सकते हैं हम कि लंबाई जो है वो उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है। अब ये जो इस नाप की यानी इस आकार की ईंटें पूरे हड़प्पा क्षेत्र में इसी अनुपात को लिए हुए हैं, जो एक संस्कृति को बताती हैं कि वो पूरा इलाका एक ही था, एक संस्कृति से संबद्ध था। हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण की बात करें बच्चों, तो इसका काल निर्धारण 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। यानी ये जो सभ्यता थी ये 2600 ईस्वी पूर्व से तो प्रारंभ हुई और ये 1900 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता चली। अब ईस्वी पूर्व की बात करें हम, तो देखिए आप, मैं आपको इसको थोड़ा बताता हूं। ये जो बीच का स्थान है यानी ईसा का जन्म, ईसा के जन्म से आगे पीछे चलते हैं, इधर जाते हैं तो वो ईस्वी कहलाता है, ईस्वी, और इससे पीछे जाते हैं तो वो ईस्वी पूर्व कहलाता है। अब जैसे इससे इधर गए अपन तो 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और पीछे की तरफ आए तो वही 1 2 3 ऐसे हम जाएंगे तो पहले 1900 आएगा और फिर इधर 2600 आएगा। यानी पहले जो काल था वो 2600 आएगा और बाद वाला काल 1900 आएगा। इन दोनों के बीच हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। लगभग 700 वर्षों तक ये हड़प्पा सभ्यता चली। और आज के वर्तमान समय से इस समय को अपन देखें कि ये कितना पुराना समय था, तो देखिए आपको 2000 वर्ष तो यानी 2100 वर्ष तो ये हैं हमारे आज के, और लगभग 2600 वर्ष पहले के, यानी ये जो सभ्यता थी लगभग 4700 ईस्वी पूर्व इसका प्रारंभ हुआ था, और उसके 700 वर्ष बाद यानी लगभग 4000 ईस्वी पूर्व में ये जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई। ये इसका कालखंड रहा। अब निर्वाह के तरीके, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, उसके 3 प्रकार थे। 3 तरीकों से वो अपना जीवन यापन करते थे। कृषि के द्वारा करते थे, पशुपालन के द्वारा करते थे, और शिल्पकारी के द्वारा करते थे। यानी वो खेती बाड़ी करके और फसलों से भोजन प्राप्त करते थे, उससे अपना जीवन चलाते थे। पशुओं को पालते थे, उसके उत्पादों से अपना गुजारा करते थे। उसके अलावा शिल्पकारी में जैसे मनके बनाना, शंख से विभिन्न वस्तुएं बनाना, आभूषण बनाना शंख से, उसके अलावा धातु कर्म के द्वारा, ये इस प्रकार से या प्रस्तर की शिल्पकारी करके इससे अपना जीवन यापन करते थे। अब वो खाते क्या थे? वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जैसे कि मछली, इसको वो भोजन के रूप में काम में लेते थे। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर जिसमें मछली भी शामिल है, उससे वो भोजन करते थे। इसके अलावा गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, इनके प्रमाण मिले हैं कि इनकी फसल वहाँ पे पैदा की जाती थी। बाजरे की भी की जाती थी, बाजरे के दाने मिले हैं गुजरात के कई स्थलों पर। चावल के दाने भी मिले हैं, यानी चावल का भी उत्पादन होता था, लेकिन वो बहुत कम स्थानों पर मिले हैं। इसलिए चावल के लिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरे हड़प्पाई क्षेत्र में उत्पादन किया जाता था, लेकिन कुछ स्थानों पर चावल का भी उत्पादन होता था। अब बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं, इनका बीजों का और इनका अनाज का पता कैसे लगा कि इनका कालखंड क्या था, हड़प्पाई कालखंड इनका कालखंड था क्या? तो बच्चों, इसके लिए जले अनाज के दानों और बीजों से जो वैज्ञानिक हैं, पुराविज्ञानी, वो उसके कालखंड को नापते हैं, यानी वो किस समय की थी। और जली हुई जो चीज़ें हैं उनसे काल निर्धारण ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो पेड़ पौधे, वनस्पति, इन सब का जो अध्ययन करते हैं प्राचीन
प्राचीन वनस्पति का जो अध्ययन करते हैं वो पुरा वनस्पतिज्ञ कहलाते हैं। यानी जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं बालकों, उनको पुरा वनस्पतिज्ञ बोलते हैं। इसके बाद में जानवरों की बात करें तो देखिए वहां पर दो प्रकार के जानवर पाए गए, पालतू जानवर और जंगली प्रजातियां। अब इनका पता कैसे लगा? इनकी हड्डियों से। इनकी हड्डियां जो है वो मिली है जहां पर भी, उससे उनकी हड्डियों से उनका पता लगा है। अब जैसे पालतू जानवर कौन से थे? तो पालतू जानवरों में मवेशियां थे, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब जानवरों को, भैंसों को, इन सब को वो पालते थे। सुअर की हड्डियां भी मिली हैं। अब ये पालतू जानवर कैसे थे, ये कैसे पता लगा? ये जानवर वो थे जो इनके आवास के नजदीक थे, इनके घर में रहते थे या घर के पास में रहते थे, घर में या घर के पास में या इस पूरे आवासीय परिक्षेत्र में जिनकी हड्डियां पाई गई हैं, वो पालतू जानवर रहे होंगे और ये मनुष्य के काम आते होंगे इसलिए। और दूसरे जंगली प्रजातियां, यानी जो इनके आवास से दूर क्षेत्रों में जिन जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं वो जंगली प्रजातियां हैं। जैसे वराह, सुअर की, हिरण की, घड़ियाल की, इन सब की हड्डियां उनके आवासीय क्षेत्रों से दूर पाई गई हैं, इसलिए जंगली प्रजातियां हैं। बच्चों, जो इन जानवरों के बारे में, प्राचीन जानवरों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको पुरा प्राणी विज्ञानी बोलते हैं या जीव पुरातत्वविद भी बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो प्राचीन समय के जीवों का अध्ययन करते हैं। अब बच्चों, कृषि प्रौद्योगिकी की बात करते हैं कि यानी वो खेती करते थे तो उसमें क्या क्या तकनीकें काम में लेते थे। अब खेती करने के लिए सबसे बड़ा जो एक प्रमाण है वो मिला है एक वृषभ, जो कि बहुत सारी मोहरों पर, हड़प्पाई मोहरों पर इसके चित्र हैं। इससे पता लगता है कि उस समय बैल के द्वारा हलों को जोतने का काम किया जाता होगा। इसके अलावा इस बैल की मृण मूर्ति मिली है, मोहरों पर रेखांकन और मृण मूर्तियां वृषभ की मिली हैं। अतः ये खेत जोतने के लिए इनको प्रयोग में लिया जाता होगा, ऐसा माना गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो वहां पर जो चोलिस्तान है और बनावली है, चोलिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा में है, इन दोनों ही स्थानों पर मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। यानी मिट्टी के हल मिले हैं, तो यानी हलों का प्रयोग किया जाता था खेतों को जोतने के लिए। वो हल में बैलों को लगा करके खेतों को जोतने का कार्य करते थे। अब औजारों की बात करें कि फसल काटने के लिए वो औजार उनको जरूरत पड़ती होगी, तो देखिए कुछ औजारों के चित्र हैं। ये औजारों का प्रयोग किया जाता था फसल कटाई के लिए। इन औजारों के अवशेष मिले हैं। अब औजार भी दो प्रकार के पाए गए हैं। एक वो जो लकड़ी के हत्थे और उसमें आगे पत्थर का फलक लगा हुआ है, और दूसरे औजार वो जो धातु से बने हैं। फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थों में पत्थर के फलकों या धातु के औजारों का प्रयोग करते थे, और इन औजारों के द्वारा वो फसल कटाई का काम करते थे। अब धातु, यानी उस समय धातु कौन सी उपयोग में ली जाती थी? देखो बच्चों, जो हड़प्पा काल है वो कांस्य युग है, यानी कांस्य धातु को वो प्रयोग में लेते थे। ये कांस्य धातु कैसे बनती है? कांस्य धातु तांबा और टिन, इन दोनों धातुओं को मिलाने से कांस्य धातु बनती है। कांस्य धातु अपने आप में मजबूत होती है, इसके औजार भी मजबूत होते थे, और इन धातुओं के औजारों के द्वारा फसल कटाई का कार्य किया जाता था। अब देखिए आगे कालीबंगा जो राजस्थान में है, जिसको कालीबंगन भी बोलते हैं, वहां जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, यानी जुते हुए खेत मिले हैं। इसके अलावा वहां पर आपको हल रेखाओं के ऐसे समूह भी मिले हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जैसे एक बार ऐसे हल रेखाएं जा रही हैं, फिर एक बार ऐसे आ रही हैं, उसको काट रही हैं, यानी समकोण पर एक दूसरे को काट रही हैं। इससे यह पता लगता है कि एक ही समय दो फसलों का उत्पादन किया जाता था, यानी पद्धति कितनी विकसित थी उस समय भी। अब सिंचाई की बात करें तो बच्चों, ये जो पूरा हड़प्पाई सभ्यता का जो क्षेत्र है,
ये अर्ध शुष्क इलाका है। चाहे आप देख लीजिए भारत का उत्तर पश्चिम भाग है या अफगानिस्तान वाला भाग मान लीजिए या पाकिस्तान वाला भाग है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती और बहुत सारा स्थान तो रेगिस्तान में भी है, चोलिस्तान वाला। तो ये अर्धशुष्क इलाका था, इसलिए वहाँ पर सिंचाई के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता हो रही होगी। अब सिंचाई के लिए जैसे कि नहरों की आवश्यकता, कुओं की आवश्यकता, जलाशयों की आवश्यकता, तो हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क थे, सिंचाई की आवश्यकता थी। शोरतुगई अफगानिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर नहरों के अवशेष मिले हैं। यद्यपि जो पंजाब और सिंध वाला इलाका है वहां नहरें नहीं मिली हैं। इसके पीछे शायद ये कारण रहा होगा कि भाई बाद में वो नहरें रेत से या गाद से भर गई और वो नहरों के अवशेष समाप्त हो गए। इसके अलावा कुओं से भी सिंचाई का कार्य किया जाता था। आप देखिए मोहनजोदड़ो में बहुत सारे कुएं मिले हैं, घरों में भी मिले हैं, बाहर भी मिले हैं, ये शायद सिंचाई के काम में भी आते होंगे। जलाशय मिले हैं धौलावीरा गुजरात में, आपको जलाशय का यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये जलाशय आप देखिए, इसके अंदर ये इसमें सीढ़ियाँ हैं, ये जलाशय है और इस जलाशय का जल का प्रयोग कृषि के साथ साथ जल संचयन के लिए भी होता होगा, ऐसा माना गया है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, पुरावस्तुओं की पहचान करना। पुरानी वस्तुओं को किस प्रकार से पहचाना गया कि वो किस काम में ली जाती थी या किस काम की चीज़ें थी और वर्तमान के उपयोग से उसको किस प्रकार से जोड़ा गया। इसका एक उदाहरण है, वो है अवतल चक्कियाँ। ये अवतल चक्की वो पुरावस्तुएं हैं। अब देखिए इस अवतल चक्की का मैं संरचना आपको बताता हूँ। ये देखिए इसका एक भाग ये है जहाँ पर अनाज या मसाले की पिसाई या कुटाई का कार्य होता है और एक इसका नीचे वाला भाग है, ये भाग इसको गाड़ने के काम में लिया जाता है। अब ये वाला जो इसका पृष्ठ है ये इस प्रकार का है, ये अवतल पृष्ठ है इसका, इसी के नाम पर इसका नाम अवतल चक्की पड़ा। और इस पृष्ठ को अवतल इसलिए लिया गया है कि इससे जो अनाज मसाले जो भी पीसा जाता है या कूटा जाता है वो इससे बाहर ना निकल सके। और इसका जो नीचे वाला पृष्ठ है ये वाला, अब देखिए आप, ये वाला पृष्ठ, ये ऊपर वाला तो अवतल और नीचे वाला पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है। ये इसका पृष्ठ उत्तल है। ये इसलिए उत्तल पृष्ठ लिया गया होगा कि जिससे इसको जमीन में गाड़ने में सुविधा हो जाए, या आराम से जमीन में गड़ जाए, आगे पीछे सरके नहीं। ये जो चक्कियां हैं ये मोहनजोदड़ो में, जो हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है वहाँ ये बहुत अधिक संख्या में मिली हैं। ये बहुत मजबूत होती थी, ये बहुत कठोर, ककरीले, आग्नेय, बलुआ पत्थर से बनती थी। और इन पत्थरों का आप ये देखिए, उस समय बनी हुई जो चक्कियां हैं वो आज तक भी चल रही है, आज तक भी मिली हैं वो चक्कियां। ये चक्कियां दो प्रकार की थी। एक अनाज पीसने के लिए, जिसमें एक पत्थर होता था एक छोटा सा, और वो पत्थर आगे पीछे चला करके और उससे अनाज पीसा जाता था। और दूसरी चक्की मसाला कूटने के लिए, उसमें एक पत्थर था, उससे मसाला कूटा जाता था। इसको सालन पत्थर भी बोलते हैं। ये इस चक्की का वर्णन अर्नेस्ट मैके की, जो उन्होंने 1937 में एक पुस्तक लिखी थी, फर्दर एक्सकेवेशंस ऑफ मोहनजोदड़ो, उसमें इसका वर्णन है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मेरे जो रसोइये ने मुझसे कहा कि ऐसी एक चक्की हमें भी ला के दे दो जो घर में काम में आए। यानी आज के संदर्भ में भी इस चक्की का बहुत उपयोग है। तो बच्चों, इसी के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अब इस अध्याय का जो अगला भाग है मोहनजोदड़ो, उससे और उसका आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।